Very good morning, students, and once again, welcome you back to the second part of the video of chapter Political Parties. पहली वीडियो में हमने समझा डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी उसको हमने थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश की कि आइडियोलॉजीज, एजेंडाज और पॉलिसीज क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होना, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, कुछ पार्टीज के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लीडरशिप का होना ज़रूरी है, एक्टिव मेंबर्स का होना ज़रूरी है, फॉलोअर्स का होना ज़रूरी है, फिर जो फंक्शंस हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है, और उसके बाद हमने जाना पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज सिस्टम, कौन सा सिस्टम पार्टीज का कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से सिस्टम्स होते हैं और कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। और हमने ये कंक्लूड किया कि कोई भी डिसाइड करके नहीं जाता कि कौन सा पार्टी सिस्टम हमारे साथ चलता है, सर्कमस्टांसेस और टाइम के साथ साथ जो है अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें हम समझेंगे नेशनल पार्टीज कौन सी होती है, स्टेट पार्टीज कौन सी होती है, और फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्टीज है जिनके बारे में हम उनके डिटेल उनके बारे में जानेंगे कि कैसे बनी, कब बनी, किसने फाउंड किया उनको और किन आइडियोलॉजीज पे वो काम करते हैं। कुछ एक मेजर पार्टीज के बारे में, 7 जो हमारी नेशनल पार्टीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट अस बिगिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज, हमने 2 नाम जाने हैं यहाँ पे, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टीज कौन सी होती है, और क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जो इनको आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये नेशनल पार्टी है और ये स्टेट पार्टीज है। क्लियर? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जो आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इन कंट्रीज में पार्टीज का भी कहीं ना कहीं ऐसे ही डिवीजन किया जाता है। नेशनल पार्टी जो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, और स्टेट पार्टीज जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल्स होंगे वो होंगे आपके सेंट्रल नेशनल पार्टीज के लीडर्स, नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बनती है आपकी स्टेट पार्टीज के बेसिस पे। तो जो आपका फेडरल का स्ट्रक्चर है, सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट्स की डिवीजन है, उसी तरीके से नेशनल और स्टेट पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो नेशन लेवल पे गवर्नमेंट बना रही है वो नेशनल पार्टी है, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बना रही है वो स्टेट पार्टीज है। क्लियर? Then parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in the several or all units of the federation, this is the case of India as well। कि कुछ पार्टीज आप देखोगे जो सिर्फ नेशनल लेवल पे मतलब काम कर रही हैं, और कुछ पार्टीज आप देखोगे जो हर लेवल पे आपको मिलेगी, नेशनल भी स्टेट भी। तो इंडिया का भी ऐसा ही केस है कि कुछ एक पार्टीज हैं जो सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करती हैं, लेकिन वो स्टेट लेवल पे भी उनकी एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जब है वो स्टेट पार्टीज बनाती हैं, और नेशनल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल की पार्टीज फ्रेम करती हैं। देयर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। इसको कहा जाता है कंट्री वाइड पार्टी। कंट्री वाइड पार्टी मतलब जो कंट्री लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, अपना काम जो है वो कंट्री लेवल पे करती हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल पार्टीज। दीज पार्टीज हैव देयर own units in various states, but by and large all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level। तो ये national level पे जो exist करती है ना पार्टीज, इन्हीं के छोटे यूनिट्स जो हैं वो स्टेट लेवल पे भी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन नहीं चाहेगा कि हम सेंटर में भी पावर में आए और हम स्टेट्स में भी पावर में आए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टेट में भी वही गवर्नमेंट बन जाए जो सेंटर में, क्योंकि वो तो लोग डिसाइड करेंगे, वो तो जनता डिसाइड करेगी कि हमें सेंटर में कौन सी पार्टी चाहिए और स्टेट में हमें कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट
चाहिए। तो लेकिन एग्जिस्टेंस जो है, नेशनल पार्टी की एग्जिस्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो रहती है, लेकिन नेशनल पार्टी ये कोशिश करेगी कि हमारे स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो स्टेट में भी गवर्नमेंट बना पाए, क्योंकि जो नेशनल लेवल की पार्टीज के लीडर्स होंगे ना, वही डिसाइड करते हैं कि आपकी स्टेट लेवल में भी जो पॉलिटिक्स चलेगी वो किन बेसिस पे चलेगी, कौन लीडर्स होंगे, कौन कैंडिडेट्स होंगे। ये सब हाई कमांड, आपने सुना हुआ है ना हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की रेफरेंस में, तो ये सब कुछ हाई कमांड ही डिसाइड करता है। और हाई कमांड कौन है? जो नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दीज पार्टीज, ओके ये हो गया। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। आपको सबको पता है ना कि हमारा जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, हमारा इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर? फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलरली होने चाहिए, तो ये सब कुछ कौन इंश्योर करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के अंडर जो पार्टी रजिस्टर की जाती है उसे हम कहते हैं नेशनल पार्टी, राइट। पार्टी बनी, एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल किए। क्राइटेरियाज अभी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं नेशनल पार्टी बनने के लिए। जब उन्होंने वो क्राइटेरियाज फुलफिल कर लिए तो इलेक्शन कमीशन उन्हें रजिस्टर कर लेता है एज अ आइदर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया है उसके हिसाब से। While the commission treats all the parties equally, it offers some special facilities to the large and established party. Clear? इलेक्शन कमीशन की नजरों में वैसे तो सारी पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो नेशनल पार्टीज होगी उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी दी जाती है। या बड़ी पार्टीज, नॉट ओनली नेशनल पार्टी, जो बड़ी पार्टी है जिनका एक अच्छा खासा रेपुटेशन है कंट्री में, जो अच्छी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अपने पीछे उन्होंने एज अ फॉलोअर्स लगा रखा है, जिनका एक अच्छा होल्ड है कंट्री की पॉलिटिक्स में, उनको जो है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। आपने देखा ना, हर पार्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है। आप पार्टी के नाम पे तो वोट नहीं डाल रहे ना, आप पार्टी के सिंबल पे वोट डालते हो, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। वो सिंबल जो है उनको दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। कि आपकी पार्टी से जो ऑफिशियली आपने अपॉइंट किया है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, सिर्फ वही कैंडिडेट आपके उस पार्टी के सिंबल को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया इलेक्शन में जो ना कांग्रेस से लड़ रहा है, ना बीजेपी से लड़ रहा है, ना आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, लेकिन उसने इलेक्शन सिंबल जो है अपना वो कमल का फूल या हाथ ले रखा है। ऐसा नहीं होगा। जो कैंडिडेट आपकी पार्टी से लड़ेगा वही आपके उस सिंबल को यूज कर सकेगा। इज इट क्लियर? Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political party. Is it clear? कि इनको फैसिलिटीज जो है इलेक्शन कमीशन देता है, उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट नहीं, इंडिया की, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री की पॉलिटिक्स में जो है वो एक इंपॉर्टेंट भागीदारी निभा रहे हैं। एक अच्छे लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स होती है, अच्छे लेवल पे उनके इलेक्शंस होते हैं और अच्छी खासी सीट्स जो हैं वो निकाल कर लेकर आते हैं। तो उनका एक रेपुटेशन है कंट्री की पॉलिटिक्स में, इसलिए वो लार्ज पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं कहलाते हैं और इनको रिकग्नाइजेशन देता है आपका इलेक्शन कमीशन, इसलिए इन्हें रिकग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। अब देखो स्कूल्स की रेफरेंस में समझो इस एग्जाम्पल को। हर गली कूचे पे स्कूल खुला हुआ है आज की डेट में। कोई अपने 4 कमरे के घर में स्कूल चला रहा है, कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल चला रहा है। अब वो 4 कमरे का घर का जो स्कूल है वो भी अच्छा हो सकता है अगर उसको रिकग्नाइजेशन दी गई है सीबीएसई द्वारा, क्योंकि सीबीएसई है ना हमारी तो जो नोडल एजेंसी है एजुकेशन के रेफरेंस में। तो अगर वो सीबीएसई रिकग्नाइज्ड है तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो एक 4 कमरे के घर से चल रहा है या एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रहा है। हो सकता है उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से चलने वाले स्कूल में कुछ भी ना हो और उस 4 कमरे के घर में चलने वाले स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और बच्चों पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है और उसके बाद सीबीएसई की मान्यता भी है
लेकिन वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल जो है वो फैसिलिटीज भी सारी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो लोग अपने आप को उस चीज के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो ये नेशनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है जब इलेक्शन कमीशन इन्हें रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, और सिंबल्स और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो है इन पार्टीज को मिलती है। The Election Commission has laid down detailed criteria for proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. क्लियर? रिकॉग्नाइज पार्टी होना है, या तो आप नेशनली रिकॉग्नाइज हो सकते हो या आप स्टेट रिकॉग्नाइज हो सकते हो। दैट मीन्स या तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हो या आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किन बेसिस पे आपको नेशनल पार्टी कहा जाएगा और किन बेसिस पे आपको स्टेट पार्टी कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये क्राइटेरिया को समझना। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट। A party that secures at least 6% of total votes in लोक सभा इलेक्शन। क्योंकि हम नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं ना, नेशनल पार्टी कौन होगी? जो कंट्री के लिए सरकार बनाएगी। तो कंट्री की गवर्नमेंट में कौन आता है? प्रेसिडेंट है, जो आपका, जिसको आप सेरेमोनियल हेड कहते हैं। उसके नीचे आपका एग्जीक्यूटिव हेड आता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो एक्चुअली सारे टास्क कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर चीज को। और उनके नीचे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जिन्होंने अलग अलग पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शंस जो हैं वो लोकसभा की रेफरेंस में बात किया जाएगा, एमपीज के इलेक्शन की रेफरेंस में बात की जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि नेशनल लेवल पार्टी का क्राइटेरिया देखा जा रहा है, राइट। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, कितना परसेंट? 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। जरूरी नहीं है कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, कई बार 69% होती है, कई बार 75% होती है, कई बार 80% होती है, जिसे हम वोटर्स टर्नआउट कहते हैं ना। आपने एक टर्म पिछले साल पढ़ी है 9th क्लास में, वोटर्स टर्नआउट। वोटर्स टर्नआउट रेशो क्या होता है कि 100% वोटर्स जो 18 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, उनमें से कितने लोग वोट डालने आए, उसे कहते हैं वोटर्स टर्नआउट रेशो। तो उसकी परसेंटेज, सपोजिंग 69% लोगों ने सिर्फ वोट डाला है, तो 69% में से 6% वोट्स अगर इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में डली है, या फिर, और दो क्राइटेरियाज दिए गए हैं यहाँ पे, और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, या फिर 4 लोकसभा सीट्स जीत पाने में वो सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ नेशनल पार्टी। किसके इलेक्शंस हो रहे हैं? एमपीज के इलेक्शन हो रहे हैं, क्लियर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस की बात की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा के तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ना, तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के। तो जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और उस लोकसभा इलेक्शन में सपोज करो कि 70% वोट कास्ट हुए हैं, सिर्फ 70% वोटर्स ने ही अपना वोट कास्ट किया है, 30% ने नहीं किया है, तो उस 70% में से 6% वोट्स जो हैं अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को डले हैं, या फिर 4 लोकसभा सीट्स किसी भी स्टेट में, कहीं भी, पूरी स्टेट में कहीं भी 4 लोकसभा सीट्स जो हैं वो पार्टी जीत पाई है, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? इस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 recognized, according to this classification there are 6 recognized national parties in the country as per the notification of the election commission in India issued in 2023। तो 2023 के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री में 6 नेशनल पार्टीज हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करती है। आई होप समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वोट कास्ट कितना हुआ है? 100% तो नहीं होगा, कई बार 100% भी होता है, लेकिन 100% नहीं होता। जितने वोटर्स अपना वोट कास्ट करने आए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ वोटर्स अपना वोट कास्ट करने आए हैं, उसे कहा जाता है वोटर्स टर्न आउट रेशो।
कितने वोटर्स टर्न हुए, वापस आए अपना वोट डालने के लिए, राइट। तो हो सकता है वो परसेंटेज 74 हो, 84 हो, 64 हो, 69 है। तो जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 6% जो है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हुए हैं, और या फिर उसने, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया का होना जरूरी है, राइट, या फिर उसने 4 एमपी की सीट्स जो हैं किसी भी स्टेट में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी स्टेट में 4 सीट्स लाने में वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उन्हें हम नेशनल पार्टी कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम समझेंगे इसी के साथ में कि स्टेट पार्टीज क्या होता है। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे ना, वैसे ये टॉपिक बाद में आता है लेकिन कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए आई हैव टेकन दिस टॉपिक हियर ओनली, राइट। The party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of the state and win at least 2 seats in the recognized state party, उसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया वही है, थोड़ा सा उसको क्राइटेरिया को कम कर दिया गया है, और इलेक्शंस, वहां पे लोकसभा के इलेक्शंस की बात हो रही थी, यहाँ पे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही है, क्योंकि सेंटर में लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी बनाती है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं मतलब वो गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं, पार्टीज नहीं बनाती, गवर्नमेंट फ्रेम करती है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमने लोकसभा के इलेक्शन के रेफरेंस में बात किया है, और जब हम स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को विधानसभा भी बोलते हैं ना, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है, राइट। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का होना हर जगह जरूरी नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होना हर जगह जरूरी है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती ही होती हैं, काउंसिल्स जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। जब एमएलएज के इलेक्शंस होते हैं, जैसे सीएम चूज करना है या सीएम के साथ एमएलएज चूज करने हैं, एमएलए नहीं सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करने हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तब हम इस क्राइटेरिया को देखते हैं कि उस पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिसके एटलीस्ट 6% वोट्स उसके फेवर में है। ये सेम क्राइटेरिया है, नेशनल पार्टी के लिए भी सेम क्राइटेरिया था, स्टेट पार्टी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं उसका 6% जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में अगर वोट्स डले हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ नेशनल, एज अ स्टेट पार्टी। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? वहां और था, यहां एंड है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स। वहां पे 4 सीट्स थी ना लोकसभा के केस में, यहाँ पे 2 सीट्स है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी स्टेट्स में जितनी भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एटलीस्ट उसने 2 सीटें जो है वो जीती है। 6% ऑफ वोट कास्ट हुआ है उसके फेवर में, और किन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर भी आए हैं, तो उन्हें हम स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है, क्योंकि ये यहाँ इस चैप्टर का जो है थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस डाल के, स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी तो जनरल चीजें हैं। इज इट क्लियर? ये 2 क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का। 6% ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स टू बी कास्ट इन देयर फेवर, 4 सीट्स इन केस ऑफ एमपी एंड 2 सीट्स इन केस ऑफ एमएलएज आना जरूरी है, तब उन पार्टीज को नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state party. तो यहाँ पे 7 parties भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, और as per 2003 के नोटिफिकेशन द्वारा इलेक्शन कमीशन ने 6 पार्टीज आइडेंटिफाई किया है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हम देख लेंगे, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि 7 पार्टीज है या 6 पार्टीज है। आई विल गिव यू द आंसर सम अदर टाइम, ओके। So these are commonly reformed as referred to as regional parties. अब क्योंकि ये स्टेट लेवल पे काम करती हैं
तो इनको रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे एरियाज को सर्व करती है। कंट्री की गवर्नमेंट पूरे कंट्री को सर्व करती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट को ही सर्व करती हैं, इसलिए इन्हें रीजनल पार्टीज का नाम भी दिया जाता है। Yet these parties need not to be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal have national level political organization within the units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front and Telangana Rashtriya Samiti आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो इनको जो है, ये अगर इनको रीजनल पार्टीज कहा जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रीजनल लेवल तक ही इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक्टिव है। इनको अपनी आइडियोलॉजी, इनकी जो सोच है, जो ग्रोथ का इनका पर्सपेक्टिव है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट तक ही अपने आप को सीमित रखना है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं या स्टेट पार्टीज हैं जो आपकी नेशनल लेवल पार्टीज को गवर्नमेंट फ्रेम करने में मदद करती हैं। जब से आपका ये अलायंस और कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है ना, तो ये स्टेट पार्टीज बहुत, ये मतलब छोटे लेवल पे नहीं, अब ये बड़े लेवल पे भी इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। तो छोटे लेवल पे ये शुरुआत हुई थी इन पार्टीज की, इन्होंने अपने आप को स्टेट पार्टीज के फॉर्म में ओरिजिन किया था, लेकिन इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इतनी स्ट्रांग रही कि अब ये नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट फ्रेम करने में मदद करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि इनको हम सिर्फ स्टेट की मतलब पॉलिटिक्स के साथ ही एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी पार्टीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलायंस या कोलिजन गवर्नमेंट बना कर देती है और आगे वो गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं। इज इट क्लियर? देन ओके, नेक्स्ट, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या होती है, क्या क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करता है एज नेशनल और स्टेट पार्टी। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक एक पार्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारी 7 देख लेंगे, अभी 7 है या 6 है। तो उन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि कब ओरिजिन हुआ, किसने इनकी फाउंडेशन ले की, किन आइडियोलॉजीज पे ये काम करती है, किन वजह से ये आगे चल के बट गई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो कॉमन रहेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। किसी भी एक के बारे में आपको नोट आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ओरिजिन ऑफ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या जनता दल, किसी के भी बारे में आ सकता है। कॉमन क्वेश्चन रहेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आपने 3 नंबर में आया तो 3 पॉइंट्स इसके बारे में देने हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स का मतलब नहीं है कि 3 ऐसे लाइनों में लिख दिया 3 पॉइंट्स और वो 3 पॉइंट्स हो गए, उसको एक्सप्लेन जरूर करना है। 5 मार्क्स में आ गया तो इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप ले सकते हो एक्सप्लेन करके उसको उस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है यहाँ पर सारा सेम रहेगा एंड तक। तो एक एक पार्टी को हम डिटेल में ले लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इज इट क्लियर? आईएनसी फुल फॉर्म भी आ सकती है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय आईएनसी, या आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? मैंने सीक्वेंस में लिया है इसको। सीक्वेंस मींस कि कौन सी पार्टी पहले बनी उसको सबसे पहले, उसके बाद जो दूसरी पार्टी बनी है, फिर तीसरी पार्टी, इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में लिया है। बुक में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई हैव टेकन इन द सीक्वेंस, तो हम उसी सीक्वेंस में इसको यहाँ पर कर रहे हैं। One of the oldest party of the world founded in 1885। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन जो है बहुत पुरानी है, इसीलिए आपने देखा कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो यूनानिमसली पूरी इंडिया में जो है कांग्रेस पार्टी की ही सरकार हर जगह पर देखने को मिलती है, राइट? एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। तो इंडिया की आज़ादी के बाद बहुत सालों तक, लगभग आई थिंक 35 से 40 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी ने इंडिया को रूल किया, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इंडिया की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी का। रादर पहले यही एक डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी और नेशनल मूवमेंट में इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। अब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे का एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं, राइट?
Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic India. Modern सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. क्लियर? ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हुए फीचर्स हैं जिनको उठाया गया है. मॉडर्नाइज आपको याद होगा ना, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अच्छी डेवलपमेंट जो है पूरे तरीके से जवाहरलाल नेहरू का ये ओपिनियन था. देन सेक्युलर, नो स्टेट रिलीजन, राइट, डेमोक्रेटिक, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड रिपब्लिक, नो हेरिडिटी, कोई भी आपका हेरिडिटरी सीट नहीं है, आपकी भाईचारे के बेस पे, फ्रेटर्निटी के बेस पे, भाईचारे के बेस पे जो है सरकारें बनेगी और जो काबिल लोग होंगे उनके पास आगे सरकार जानी चाहिए. कोई हेरिडिटरी सीट नहीं है कि भाई फादर इज राजा तो सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी राजा, राइट. देन ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 89 बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे स्प्लिट आया. दूसरी पार्टीज ने जो है उस वक्त रूल किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक 1947 से लेकर 1977 तक इन कॉन्टिन्यूएशन जो है कांग्रेस ने रूल किया हमारी कंट्री पे. उसके बाद 80 से लेकर 89 तक. आफ्टर 89 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड बट continues to be present throughout the country, cutting across the social division. तो 89 के बाद कांग्रेस का सपोर्ट जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, लेकिन आज भी आप देखेंगे नॉट ओनली नेशनल लेवल बट रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पूरे तरीके से सक्रिय है ये पार्टी, बहुत एक्टिव है ये पार्टी. रादर उन टू पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी है जो कभी ना कभी या तो सुप्रीम गवर्नमेंट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन के रूप में हमें देखने को मिलती है. अ सेंट्रलिस्ट पार्टी, नाइदर राइट नॉर लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन, द पार्टी एस्पाउज सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटी. तो सेंट्रलिस्ट मतलब जो ना ही तो लिबरल्स हैं अपने थॉट में, ना ही रेडिकल्स हैं, सॉरी, ना कंजर्वेटिव है ना रेडिकल्स है, तो कहीं ना कहीं लिबरल है. लिबरल मीन्स के बीच का रास्ता अपनाते हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है. तो स्लो एंड स्टेडीली सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं कंट्री को, और गरीब लोगों के लिए जो है काम करती है ये पार्टी. अपनी एक बीच का रास्ता अपनाकर चल रही है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है इन एनी केस. द INC सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस. Leader of the United Progressive Alliance government from 2004 to 2019. In 2019 Lok Sabha election, it won 19.5% votes and 52 seats in Lok Sabha. Is it clear? तो यूपीए, जो यूपीए गवर्नमेंट है आपकी, इनमें इनका मेजर लीडरशिप है, मतलब इन्हीं के साथ और पार्टीज ने अलायंस करके यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी जो है ये बनाई है. यूपीए सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको लीड करते हैं, ये इस अलायंस को लीड करते हैं. क्लियर है आपको कांग्रेस के बारे में, राइट? उसी तरीके से अब हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआई. पहले ये सीपीआई थी, फिर ये सीपीआई-एम में भी डाइवर्ट हो गई है. फाउंडेड इन 1964. पहले वाली कांग्रेस कब थी? 1885. उसके बाद आप देखो सीपीआई-एम का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1964 में. बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. किसको? सबसे पहले मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म. मार्क्सिज्म की क्या पॉलिसी थी? मार्क्सिस्ट क्या कहता था? ही सेड दैट कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए. कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां पे इंडस्ट्री के ओनर्स जो हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है वो अपने लिए यूज करते हैं. सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, सोशलिज्म पे बेस्ड होना चाहिए कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो सबके हैं और सबके फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहिए. ये मार्क्सिस्ट की फिलॉसफी थी, ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी थी ये. और लेनिनिज्म, लेनिन का आपने कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम देखा था ना. कलेक्टिवाइजेशन में क्या कहते थे? रिसोर्सेज जो है उनको कलेक्टिवली यूज करो फॉर एवरीबॉडीज
गुड, तो उससे अपने आप ही सोसाइटी का गुड प्रमोट होगा, तो सोशलिज्म तो आएगा ही ना। जब सोसाइटी के लिए रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है एज अ होल, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, जो रिसोर्सेज है उनको सोसाइटी के गुड के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं। सेक्युलरिज्म, नो रिलीजन, एक रिलीजन आपका स्टेट रिलीजन नहीं हो सकता। हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, सिखिज्म है, चाहे आप क्रिश्चियंस हो चाहे मुस्लिम हो, सब बराबर है, कोई भी स्टेट रिलीजन कंट्री का नहीं हो सकता। एंड डेमोक्रेसी, for people, of the people, for the people and by the people, and then opposes imperialism, दूसरों के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है, ब्रिटिशर्स की तरह सबको इंपेरियलाइज नहीं करना है, अपने अंडर नहीं लेकर आना है, इंडिपेंडेंटली सबको जीने दो और खुद भी इंडिपेंडेंट होके जियो। और कम्युनलिज्म को ये अपोज करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदू धर्म से के हैं तो हम हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे और हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। Accepts democratic elections as a useful and helpful means of securing objective of social economic justice in India, कि इलेक्शन के बेसिस पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए और उन इलेक्शन के बेसिस पे आप अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार को चुनो और अपनी सरकार को बनाओ जो सरकार सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे, लोगों की सोशल गुड को, इकोनॉमिक गुड को, पॉलिटिकल स्फेयर में उनको इंडिपेंडेंस दे, ऐसी सरकार जो है बननी चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से। इंजॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकार मतलब रीजनल पार्टी है ये सीपीआई। देन केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग्स द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स एंड फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड द इंटेलिजेंसिया, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो वनरेबल रहते हैं एक्सप्लॉइटेशन के, जिनको बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, इन लोगों के लिए ये पार्टी जो है स्पेशली काम करती है, जो डाउन ट्रोडन पीपल है सोसाइटी के, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। Critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country, इनका मानना है, सीपीआई का मानना है, दे आर क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स नेगेटिव समझते हैं ये ओपन ट्रेड को, कि आप अगर आपकी कंट्री अभी इन्फेंसी स्टेज में है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए क्यों छोड़ रहे हो? क्लियर? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ा है हमने, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ा। लिबरल पॉलिसीज क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं ओपनली, क्लियर? अब हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्रीज उनके साथ compete करने लायक है या नहीं? तो अगर हमारी इंडस्ट्रीज अभी इन्फेंसी स्टेज में है, दैट मीन्स स्टार्ट ही हुई है, और हम उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ रहे हैं compete करने के लिए, तो हो सकता है वो फेल हो जाए। तो ये लोग कहते हैं, सीपीआई एम का ये जो कहना है कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री का फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा रिजिड ट्रेडिंग हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ये डिसाइड करना है किसके साथ हमें ट्रेड करना है और किसके साथ नहीं करना है, लिबरल ट्रेड पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। Was in power in West Bengal without the break for 34 years, बहुत ही लंबा टेनेवर, 34 सालों तक बिना किसी ब्रेक के सीपीआईएम ने रूल किया है वेस्ट बंगाल में। In 2019 लोकसभा इलेक्शन it won about 1.75% of votes and 3 seats। 2019 इलेक्शंस की बात की जा रही है। Is it clear? This was about CPIM। नेक्स्ट है आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम फेमसली कहते हैं बीजेपी पार्टी, राइट? भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी फाउंडेड इन 1980, सबसे पहले 1885, देन 1964 एंड नाउ 1980 बीजेपी का गठन हुआ बाय रिवीविंग द ईस्ट वाइल भारतीय जन संघ फॉर्म्ड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी इन 1951। जनसंघ का गठन किया गया था
किसने किया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951 में। तो ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व के ऊपर क्यों जाती है, हिंदुइज्म की फिलॉसफी को इतना प्रीच क्यों करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फाउंडेशन है वो लाई करती है भारतीय जनसंघ में, और जो ये जनसंघ है ये मेनली हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, ये हिंदुइज्म में बहुत बिलीव रखते हैं। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि जब इनकी फाउंडेशन ही उस तरीके से है तो इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व पे ही चलेगी ना। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and Antodaya। तो ये लोग, इन लोगों की फिलॉसफी जो है वो सिर्फ हिंदुइज्म पे ही बेस्ड नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारा खुद का जो कल्चरल पास्ट है ना, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज है, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी धरोहर है कि हमें किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें वेस्टर्न कल्चर से दूर रहना है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जो सब कुछ बाद में गया है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही ट्रेवल किया है। जितनी भी आपकी साइंस है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितने भी आपके स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी आपकी रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही सबको मिले हैं। तो बजाय कि दूसरों को फॉलो करने के अपनी लेगेसी पे प्राउड करना हमारे लिए जरूरी है। ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, ये इस पे काम करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in the conception of Indian nationalhood and politics। के हिंदुत्व को मतलब, क्योंकि इनकी बेसिक फाउंडेशन ही उस पर है ना, जनसंघ, राइट? तो ये हिंदुत्व को जो है प्रमोट करते हैं और अपने मतलब भाईचारा और पॉलिटिक्स को भी ये उस हिसाब से ही करने को प्रोपोगेट करते हैं। wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, uniform civil code for all the people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion। तो अब हमें want नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया है, 370 को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब पूरे तरीके से फुल फ्लेश तरीके से इंडिया का ही पार्ट है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड रिलीजियस कन्वर्जन के कन्वर्ट, जो अपना रिलीजन छोड़ के दूसरे के रिलीजन को फॉलो करता है, इन प्रैक्टिसेस में ये बिलीव नहीं करते। आप जिस धर्म के हो उसको फॉलो करो, उसमें रहो, उसको यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट रिलीजन। ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है। its support base increased substantially in 1990s। 1990s में इनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। Earlier limited to north and west and to the urban areas, the party expanded its support in the south, east and northeast and to the rural areas। तो पहले ये मेनली नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज्यादा एक्टिव थे और अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थे, लेकिन अब इन्होंने साउथ और ईस्टर्न पार्ट को भी अपने जो दायरा है उसमें ले लिया है और साथ के साथ अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा है। Came to the power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance, जिसको एनडीए सरकार अलायंस बोला जाता है, उसके लीडर बीजेपी थे और उनके साथ दूसरी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो मिले हैं इस अलायंस को बनाने के लिए। Emerged as the largest party with 303 members in 2019 Lok Sabha elections, currently leads the ruling NDA government at the center level। तो 2019 लोकसभा में इन्होंने सबसे बड़ी अपनी विक्ट्री हासिल की, 303 सीटें हासिल करके, और तब से लेकर अब तक जो है सेंटर में ये रूल कर रहे हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल पार्टी के फॉर्म में कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 2019 ऑनवर्ड्स। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में भी ये काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय फ्रेमिंग द गवर्नमेंट।
इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पार्टी जो हम करेंगे वो है बहुजन समाज पार्टी, दैट इज बीएसपी। अब आप समझिए कि फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती है 1 मार्क क्वेश्चन में, एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर इनके सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ध्यान से सब चीजों को देखना है, राइट। बहुजन समाज पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही एक्टिव पार्टी है, स्टेट पार्टी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टी है, और अब ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी फॉर्म्ड इन 1984। कब फॉर्म हुई है ये पार्टी? ये पार्टी फॉर्म हुई है आपकी 1984 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है कि किसने फॉर्म किया था, कौन सी ईयर में फॉर्म हुई है। तो 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasi, OBCs and religious minorities. Again, 1 मार्क क्वेश्चन कि किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए बीएसपी, दैट इज बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। व्हाई वाज इट फाउंडेड? सो इट वाज फाउंडेड टू रिप्रेजेंट दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इज इट क्लियर? जिनका जो रिलीजन वाइज जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है हमारी पॉपुलेशन में, उन्हें कहा जाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज। Then draws inspiration from the ideas and teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Pariyar Ramaswamy Naikar and बाबा साहेब अम्बेडकर। और अगर आपको याद हो, इन सबको हमने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी थी, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट्स जो हैं लगाए हैं। तो उन्हीं की इंस्पिरेशन पे इस पार्टी को जो है फॉर्म किया गया है। stands for the cause of securing the interests and welfare of the Dalits and oppressed people. It has its main base in the state of Uttar Pradesh. 1 मार्क क्वेश्चन अगेन कि कहाँ इसका मेन बेस है। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है। एंड सब्सटैंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। यहाँ पर भी जो है बहुजन समाज पार्टी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है इन स्टेट्स में भी। इज इट क्लियर? Then formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. कोलिशन के हिसाब से, कोलिशन की गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत बार यूपी में ये अपनी सरकार बना चुकी हैं। And in Lok Sabha elections held in 2019, it polled about 3.6% votes and secured 10 seats in Lok Sabha. तो आप देखिए कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ना कि 6% का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि स्टेट पार्टीज के हिस्से में जो है कम ही वोट्स जो हैं वो आते हैं। तो देखिए 63% वोट्स जो हैं इनके हिस्से में इस टाइम पर आए थे, और 10 सीट्स जो है इन्होंने लोकसभा में हासिल की। तो बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं दी जा सकती कि 6% तो बहुत कम है, आपको 50% वोट्स जो है गेन करना है, तब आप नेशनल पार्टी बनोगे। तो इस तरीके से क्राइटेरिया को जो है वो अटेनेबल रखना जरूरी होता है, राइट। देन उसके बाद है हमारी आम आदमी पार्टी, जिसका झाड़ू, द ब्रूम इज द सिंबल, और AAP अगेन फुल फॉर्म एंड सिंबल आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012 फॉलोइंग द 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट। आपको याद होगा कि ये लोग एक उस पे बैठे थे, क्या कहते हैं उससे, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन पे बैठे थे ये लोग। और उसके बाद से वहीं से एक मूवमेंट जो इन्होंने चलाई थी करप्शन के अगेंस्ट, उसके बाद वहीं से इस पार्टी का जो है गठन हुआ था। The party was founded on the idea of accountability, clean administration and transparency of good governance. किन बेसिस पे बनाया गया है कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो आपकी अकाउंटेबल होनी चाहिए, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनके काम में, और एक अच्छी गवर्नेंस जो है देना उनका
दायित्व बनता है लोगों को। तो इस बेस पे इस पार्टी को जो है फॉर्म किया गया था। इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आम आदमी पार्टी इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो आपको पता ही है कि भाई आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं अरविंद केजरीवाल, he has been the chief minister of Delhi also. So it emerged as the second largest party in Delhi legislative assembly election. It formed a government with the support of Indian National Congress, that is INC. कांग्रेस की मदद से जो है इन्होंने अपनी सरकार बनाई है. It also emerged as the third front in the politics of Gujarat after 2022 Gujarat Legislative Assembly election. That means कि गुजरात असेंबली इलेक्शन में जो है जो दो मेजर पार्टीज हैं उनके अलावा तीसरी मेजर पार्टी की तरह ये उभर के आई 2022 के इलेक्शंस में. एंड प्रेजेंटली आप formed governments in Punjab and Delhi. In the Lok Sabha elections held in 2019, it secured one seat in Lok Sabha. तो इस वक्त पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आप पंजाब में देख सकते हो, सीएम के तौर पे इनको हम दिल्ली में देख सकते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं ये, और अपना जो स्फेयर है उसको अलग अलग स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं. कभी इनके चांसेस रहते हैं कि दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ अलायंस करके या कोलिजन करके हो सकता है ये गवर्नमेंट फ्रेम करें. तो इस तरीके से ये भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं और दूसरी स्टेट्स में अपने पैर जो हैं वो पसार रहे हैं. देन National People's Party, that is NPP, formed in July 2013 under the leadership of P.A. Sangma. P.A. Sangma नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे आपको ये नाम बहुत कॉमनली नज़र आएगा. P.A. सांगमा का वहाँ की पॉलिटिक्स में, पहले ये कांग्रेस में ही थे लेकिन अब इन्होंने अलग से अपनी जो है पार्टी फ्रेम की है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी. NPP is the first political party from Northeast India to have attained status of national party. तो 1 mark question फिर से आ सकता है, which is the only party from northeastern state that has been able to attain the status of national party? That is NPP, National People's Party. It believes in diversity of the country and recognize that different regions have different developmental challenges, right? इनकी क्या मान्यता है, मान्यता मीन्स आइडियोलॉजी, क्या मानते हैं ये, इनकी ये सोच है कि आपकी जो कंट्री है, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, एक तो डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री में बिलीव करते हैं और ये इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं कि डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग एरियाज के अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं. कहीं पे आप सोशली बैकवर्ड एरियाज देखेंगे, कहीं पे आप इकोनॉमिकली एरियाज बैकवर्डनेस देखते हैं, कहीं पर आप जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ आप देखेंगे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की ज़रूरत रहती है, कहीं पर आप देखेंगे कि जो फिजियोग्राफी है वो इतनी डिफ़िकल्ट है कि वहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर आना अपने आप में एक चैलेंज है. तो क्योंकि ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता है कि ट्राइबल एरियाज भी हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन भी है, फॉरेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के जो है अलग चैलेंजेस रहते हैं. तो इसी में इनका बिलीफ है दैट डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में और हर स्टेट के अपने आप को डेवलप करने के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं. The core philosophy of the party is education and employment to all as well as empowerment of all the sections of the society. क्या philosophy है इनकी, किस ideology पे ये काम करते हैं? Education and employment for all, कि पढ़ाई लिखाई लिटरेसी लेवल्स हमारी कंट्री के बढ़ने चाहिए और सबको कुछ ना कुछ काम जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलनी चाहिए. एंड देन लास्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है तो ऑल सेक्शंस को जो है डेवलप होना ज़रूरी है. आपने देखा होगा कई बार हम मूवीज़ के थ्रू जान पाते हैं कि काफ़ी समय तक जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी अपने आप को एलियनेटेड फील करता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है इंडिया एज अ होल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को अपनाते हुए
हर रीजन को जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट की जा रही है विद द कंट्री, एसोसिएशन दी जा रही है कि हर तरह से इंडिया का ही हिस्सा है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी. Then it formed government in Meghalaya and has presence in many northeastern states. In Lok Sabha election held in 2019, NPP secured one seat in Lok Sabha. Clear? तो लोक सभा that means नेशनल जो लेवल पे आपकी गवर्नमेंट इनकी पॉलिटिक्स है वहां पर भी एक्टिव हैं ये लोग और स्टेट लेवल पे भी एक्टिव हैं ये लोग. इज इट क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जो है हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टीज जो हैं आपकी निकल कर आती है. इनको सबको डिटेल में इस वक्त चैप्टर में करना मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र में, आप देखिए शिवसेना बहुत एक्टिव है महाराष्ट्र में. आपका यहाँ पे तेलंगाना के बारे में दिया हुआ है, तेलंगाना में आपका जनता दल है, देन बीजू जनता दल है, देन उसके बाद ऑल इंडिया मजलिसे इतादुल मुस्लिम, then Kerala Congress, Mani, Indian Union Muslim League, All India Congress, Patli Makkal Katchi, All India Forward Bloc, Revolutionary Socialist Party, तो मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट. तो ये देखिए आप कितनी सारी रीजनल पार्टीज हैं जो कि इंडिया में डेवलप हो रही हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को इफेक्ट करने लायक ये स्ट्रॉन्ग पार्टीज बन के उभरे और हमारे इलेक्शन कमीशन जो है इनको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करे बेस्ड ऑन देयर वर्किंग कैपेसिटीज. इज इट क्लियर? तो जहां हमने 6 to 7 नेशनल पार्टीज आइडेंटिफाई की है, वहां पर नंबर ऑफ पार्टीज जो है वो रीजनल लेवल पे हमें देखने को मिली है, लेकिन हमने सिर्फ कुछ ही पार्टीज यहाँ पर डिस्कस की है इन दिस चैप्टर. तो लास्ट जो आपका टॉपिक है अब वो है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या मुश्किलें आती है और किस तरीके से ये अपने उन मुश्किलों को रिफॉर्म कर सकते हैं. अपने इनके लिए कुछ सजेशंस हैं कि ये किस तरीके से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बेटर कर सकते हैं. सो लेट अस सी दैट. सबसे पहले हम इनके चैलेंजेस की बात करेंगे कि क्या क्या मुश्किलें हैं इनके लिए, राइट? तो 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी कन्फ्रंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू सॉल्व, राइट? तो पहले इनके चैलेंजेस को देख लेते हैं. नंबर 1, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? आप देखिएगा कि बाहरी तौर पे हमें जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी दिखती है ना, बहुत हद तक अगर आप अंदरूनी तौर पे देखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं फ्रीडम की कमी है. क्लियर? इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि इंटरनली वो बहुत आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है अपनी विल्स, अपनी एस्पिरेशन, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में. कि काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो फॉलोअर्स थे और फॉलोअर्स ही बनकर रह गए हैं. कुछ लोग जो है वो एक्टिव मेंबर्स थे, वो मेंबर्स ही बनकर रह गए हैं. और जो लीडर्स बने हुए हैं वो आगे किसी को आने ही नहीं देते. जो लोग हाईएस्ट पोजीशन पर है वही उन हाईएस्ट पोजीशन को डोमिनेट करना चाहते हैं. तो इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि अंदरूनी तौर पे जो पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स हैं, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, उन्हें फ्रीडम नहीं है अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने की, या पूरे तरीके से आगे नहीं आने दिया जाता सबको. जो सीनियर लीडर्स हैं वो दबाते हैं, अपने जो छोटे फॉलोअर्स हैं उनको फॉलोअर्स तक ही रहने देते हैं, राइट? सेकेंड इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन, राइट? अब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसमें यहाँ पर दे सकते हो. रादर यू नो इट बेटर देन मी ऑल्सो कि यहाँ पर हम बेस्ट एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं. तो डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या हो रहा है कि इतने समय से जिन जिन परिवारों के हाथ में उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बागडोर है, उन्हें आज भी ये लगता है कि ये पार्टी जो है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारी घर की धरोहर है और ये हमारी ही लीडरशिप के अंडर रहनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
कि आप लीडर बनने लायक हो या नहीं हो, फिर भी अपने आप को वो लीडर ही प्रोजेक्ट करते चले जाएंगे। तो प्रॉपर लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से मतलब जिन लोगों ने या जिनके परिवार ने उस पार्टी को स्टार्ट किया था, उन्हें आज भी ये लगता है कि ये पार्टी आज भी हमारे अंडर ही रहनी चाहिए, हमारा कंट्रोल इस पे रहना चाहिए। तो वो फ्रॉम फादर टू सन एंड टू सन एंड टू सन, वो रूल जो है इस तरीके से चलता जा रहा है, जिसे हम नेपोटिज्म भी कहते हैं। क्लियर? तो सेकंड चैलेंज आपको ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ये पार्टी जो है हमारी अपनी धरोहर है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। Then the third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. तो layman's language में अगर हम करप्शन को का पैरेलल कोई एग्जांपल देना चाहें तो हमारे मन में सबसे पहले जो एग्जांपल आता है वो है पॉलिटिक्स, राइट? करप्शन इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आपका मनी पावर, आपका मसल पावर, इन दोनों चीजों के बेसिस पे आपकी पॉलिटिक्स चलती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं अलग अलग एरियाज में कि मनी के बिना आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आज का सिनेरियो, जो रियल सिनेरियो, या फिर जो हर आम आदमी को ये पता है कि टिकट खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, राइट? इसी तरीके से मसल पावर, दैट आपके साथ कुछ एक सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट जो है वो होना जरूरी है। फिर चाहे वो इनफॉर्मल तरीके से आपके मतलब आई कांट यूज द वर्ड हियर एग्जैक्टली, लेकिन आपका मसल पावर जो है वो बहुत जरूरी है, राइट? Then the fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. Fourth challenge ये है कि आप जब हम एजेंडास की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इस पार्टी के एजेंडा में भी वही है, इस पार्टी के एजेंडा में भी वही है, ये पार्टी भी उन्हीं पॉलिसीज पे काम कर रही है, ये पार्टी भी उन्हीं पॉलिसीज पे काम कर रही है। तो वोटर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस बच नहीं जाती है कि आप इनको चुनो या इनको चुनो, या फिर पावर में आने के बाद ये पार्टी भी करप्ट हो जाती है, ये पार्टी भी करप्ट हो जाती है। तो हमारे पास कोई चॉइस ज्यादा रह नहीं जाती कि हम किस पार्टी को चुनकर सरकार बनाएं ताकि एक रिलायबल और नॉन करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप हमें मिल सके। तो बहुत ज्यादा चॉइस जो है लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। रिपीटेडली वन आफ्टर द ईयर, हर साल, हर 5 साल के टर्नओवर में वही पार्टीज आपको इलेक्शन कंटेस्ट करती हुई नजर आएंगी। तो बहुत ज्यादा चॉइस जो है इनके पास अवेलेबल नहीं रह जाती। इज इट क्लियर? तो अब जब हमने चैलेंजेस को देखा है, नाउ वी नीड टू आंसर टू द क्वेश्चन ऑल्सो कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कि इन चीज़ों का हमारे पास सोल्यूशन क्या है, कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा बहुत रिफॉर्म करना जरूरी है, राइट? तो क्या सजेशन है हमारे, देखते हैं। नंबर 1 इज नो डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो समझो, हमने जवाब दे दिया नो डिफेक्शन, बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डिफेक्शन होता क्या है। तो डिफेक्शन क्या होता है कि पहले जब रूल नहीं था, जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बनाया गया था, उससे पहले जब पॉलिटिकल लीडर्स कोई सीट पे इलेक्शन जीत जाते थे, तो वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए, क्योंकि आप देखोगे ना कि एक टाइम पे जिस पार्टी के पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो वो अपनी मेजोरिटी हासिल करने के लिए लाइक दूसरे जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग सीट से, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, उनको परसुएड करते हैं, उनको ल्योर देते हैं, किसी ना किसी तरह का प्रॉमिस करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो हो रहा था कि जीतने के बाद जो है, कई बार कुछ कैंडिडेट्स पार्टी की पोजीशन को लूज करने के लिए और दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते थे जीतने के बाद। तो अभी डिफेक्शन के अगेंस्ट, डिफेक्शन मीन्स स्विचिंग ओवर योर पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, कि अब इफ मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर जीत गई हूं, तो मैं यहां से, मैंने अपनी जीती हुई सीट जो है अपनी प्रेजेंट पार्टी के साथ छोड़कर
दूसरी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया है और वो मेरी जीती हुई सीट जो है वो दूसरी पार्टी के अकाउंट में अब कंसिडर की जाएगी। इज इट क्लियर? तो एंटी डिफेक्शन एक लॉ बनाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जीतने के बाद आप अपनी पार्टी से डिफेक्ट नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आपको अपनी विनिंग सीट जो है छोड़नी पड़ेगी। तो इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इज इट क्लियर? द लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। laws should be made to regulate the internal affairs of the political parties। कि हर जगह पे मतभेद होते हैं। आप देखें कहीं भी अगर चार लोग काम करेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस होना जरूरी है। क्लियर? तो किस तरीके से वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें उसके ऊपर जो पार्टी के लीडर्स हैं वो बैठें, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को जो है वो सेटल करके रखें, ताकि लोगों के सामने जब आप जाओ तो आपके अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कंट्री पॉलिटिक्स को इफेक्ट ना करें। क्लियर? Third is, it should be made mandatory for the political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to the women candidates। तो अब ये ऑब्वियसली बात है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं आपकी वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये इंश्योर करना है कि किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। Party politics should not only consist of male members, rather women should also get adequate opportunity to represent their clan, अपनी community को, अपनी जो उनकी जो सारी औरतें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी पार्लियामेंट तक पहुंच सके। तो 1/3 ऑफ द टिकट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मिनिमम सीट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी जानी चाहिए। मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, ये भी एक मैंडेटरी फीचर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं उससे पहले उनको, जब मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो प्रोसीजर्स है ना कि आपका कैंडिडेट का नाम जो है वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो है पार्टी लीडर्स जो है वो अनाउंस करते हैं। जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो एक दिन रखा जाता है जब वो अपने नॉमिनेशंस फिल करेंगे। राइट? तो नॉमिनेशन फिल करने से पहले इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट कि वो एक एफिडेविट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें ये इंश्योर किया गया है कि मेरे पास इलीगल तरीके से एक्यूमुलेट किए हुए कोई एसेट्स नहीं है और मेरे अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं मेरे अगेंस्ट किसी तरीके के कोई भी केसेस जो हैं कोर्ट में नहीं चल रहे हैं। एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है इनको। अब उसमें कितनी सच्चाई होती है कि कितने एसेट्स वो एक्चुअली उसमें अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। राइट? देन नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन पास्ड an order making it necessary for the political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। right? तो इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी कहा हुआ है कि जो आपका पॉलिटिकल ग्रुप है उसके इंटरनल इलेक्शंस भी होना जरूरी है। उसमें भी आपके पार्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जॉइंट सेक्रेटरी, जो आपके ट्रेजरर है, जो आपके सारे अकाउंट्स वगैरह का सिस्टम रखेंगे, ये ज़रूरी है ताकि आपका जो ग्रुप है, आपका जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चले, तभी वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड कर सकेगा। तो इंटरनल अपनी डेमोक्रेसी मेंटेन रखे, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो जीरो लेवल पे रखे और अपने जो इंटरनल इलेक्शंस है उनको भी रेगुलरली उनको मतलब मेंटेन करके रखे ताकि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉलिटिक्स की जो आपकी रिलेटेड एक्टिविटीज है आप उनको कंडक्ट कर सको। और दूसरा कि जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, जो भी आप खर्च कर रहे हो, उसका भी आपको एक प्रॉपर
फाइल्स उनकी मेंटेन होनी चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो जाती है, स्क्रूटनाइज होने के लिए वो जाना चाहिए, राइट। Then there should be a state funding of elections, people's pressure on political parties and degree of public participation. There should be state funding of elections, कि जब भी elections हो रहे हैं आपके, जैसे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो आपके फंड्स जो हैं वो पार्टी की तरफ से जाने चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पार्टी की तरफ से कैंडिडेट जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनमें क्या फर्क है? उनमें यही फर्क है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सब कुछ अपने आप अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब पार्टी की तरफ से इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं कैंडिडेट द्वारा तो उसके साथ पूरा सपोर्ट जो है वो पार्टी का रहेगा। देन पीपल्स प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों का प्रेशर, लोग, क्योंकि जो पब्लिक है ना, दे आर द बिगेस्ट एनालाइजर्स या फिर दे आर द बिगेस्ट वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मीडिया भी बाद में आती है, सबसे पहले आती है जनता। जनता का जो है एक प्रेशर होना चाहिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज पे, ताकि, क्योंकि हर 5 साल के बाद जनता के पास ही आना है ना इन्होंने वोट लेने के लिए, तो पीपल शुड बी वेरी एक्टिव और उनको, पब्लिक को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री। आपने जो सरकार बनाई है, यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी क्रिटिकल अबाउट देयर वर्क, कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको उनको वॉच करना जरूरी है। एंड लास्टली डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वी हैव द मीडियम, आज हमारे पास सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी सरकार ने रूल बनाया है, कोई डिसीजन लिया है, वो सही है या गलत है, कोई इंसिडेंट अकर किया है जिसपे अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट को मूव कर सकते हो अपना ओपिनियन देके, एंड मोर पार्टिसिपेशन एंश्योर कर सकते हो इस तरीके से। इज इट क्लियर? तो पहले हमने समझे हैं चैलेंजेस एंड देन वी हैव डन द इसके सजेशंस। सो चैलेंजेस आर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, then dynastic succession. Third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties. Fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है और फिर अलग से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनके सजेशन में क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, हर पार्टी को ये सजेशंस जो हैं अडॉप्ट करने चाहिए ताकि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम्स को जो है बेटर बना सके। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी हैव सीन सो फार इज के क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, देन challenges of dynastic succession, third challenge is about growing role of money and muscle power in parties, fourth challenge is that the very often parties do not offer any choice to the voters. Clear? ये चैलेंज का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इंडिविजुअली इनके सजेशन के किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रिफॉर्म कर सकती है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है, ये अलग से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो लेट अस जस्ट रिकैपिटुलेट क्विकली हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने समझा है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और उसको हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसमें हमने जाना है कि ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, और उनका जो सबसे बड़ा एम है वो है इलेक्शन कंटेस्ट करके पावरफुल बन के पावर में आना और उसके बाद गवर्नमेंट फ्रेम करना, एंड देन दे वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कलेक्टिव गुड को एनहांस करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके पॉलिटिकल पार्टी के। वन इज कि लीडर्स का होना जरूरी है, सेकंड इज एक्टिव मेंबर्स का होना जरूरी है, और थर्ड है आपके फॉलोअर्स का होना जरूरी है। उसके बाद में हमने समझा है कि कितनी तरह की पार्टी सिस्टम्स जो हैं आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमने
वन पार्टी, टू पार्टी एंड थ्री पार्टीज के सिस्टम को, मल्टी पार्टी सिस्टम्स को हमने समझा. एंड देन वी ऑल्सो ट्राइड टू एनालाइज कि क्या ऐसी कोई चॉइस है कि कंट्री अपने आप डिसाइड करेगी कि हम कौन से पार्टी सिस्टम में हम ठीक बैठते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी हिस्ट्री, आपका टाइम, आप किस तरीके से, आपका करंट सिनेरियो क्या है, आपकी फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी, आपकी रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि कौन सा पार्टी सिस्टम आपको सूट करता है. हो सकता है एक टाइम पे आपको एक पार्टी सिस्टम सूटेबल हो और दूसरे टाइम पे आपको वो पार्टी सिस्टम सूट ना करता हो. उसके बाद में हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम पार्टीज को सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और किन बेसिस पे उन्हें नेशनल या फिर स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया जाता है. तो 6% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, इज इट क्लियर, जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, नॉट द कंप्लीट इलेक्टोरल लिस्ट के बेसिस पे नहीं, जो टोटल कास्ट हुआ है वोट, उसका 6% अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, या फिर लोकसभा के केस में किसी 4 राज्यों में 4 सीट्स वो लाने में सक्सेसफुल रही है, और स्टेट पार्टी तब बनेगी अगर आपको 6% ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड 2 सीट्स जो है वो अटेन कर पाई है, तो नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है. उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी पार्टीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं कंट्री की पॉलिटिक्स में, जो राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस जिन्होंने अपना रोल निभाया है, और उसके बाद टाइम के साथ साथ जो कुछ पार्टीज इवॉल्व हुई है और आज के सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिकली वो निभा रही हैं, उन पार्टीज के बारे में हमने जाना. एंड लास्टली वी डिड कुछ चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं और उनके रिफॉर्म्स के किस तरीके से वो अपने आप को ठीक कर सकती हैं. Is it clear? So this was all about your political parties. I hope you have understood the chapter very well, and God bless you all till we meet with the next chapter. Goodbye and take care. Thank you.